हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को साइंस के एक वायरल पेपर आप लोगों को बताने वाला हूं, जैसा कि 2024 बोर्ड एग्जाम में देखने को आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये आपका वायरल पेपर। इसको अगर तैयार कर लेते हो आप लोग तो 80 से लेकर 85 नंबर आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस जो प्रश्न पत्र को मैं पूरा डिटेल में सोल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। देखो, इस बार भी आप लोगों को जो 2024 में एग्जाम होने वाला है, पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का ही पूछा जाएगा। और टाइमिंग जो आप लोगों की फिक्स है वो आप लोगों का 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय है और 15 मिनट जो टाइम मिलता है वो इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलता है। और 3 घंटे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। या तो आपका मन इस प्रश्न पत्र को नहीं भी पढ़ना चाहते हो, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है जो कि पढ़ना है आप लोगों को। यहाँ पे जैसे बोला है, यहाँ पे शुरू में ही बोल दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड देखो, खंड और खंड ब में 2 खंडों में विभाजित ये प्रश्न पत्र है। और तीसरा अगर हम बात करें तो खंड अ तथा खंड ब तीनों उपखंडों में उपखंड क ख ग में विभाजित है। मतलब 3 उपखंड है, क एक ख एक ग है, जैसे कि मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को। इसके बाद है कि प्रश्न पत्र खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और जिसमें सही विकल्प का चयन करें और उसको OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट से भरना है आप लोगों को। इसके बाद है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित दिया गया है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसके बाद है कि प्रश्न पत्र खंड अ के प्रश्नों को हल करने के लिए 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। जैसा कि खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और खंड ब में जो कि 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे उसको हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। अब आपका मन चाहे आप 10 मिनट में कर लो चाहे 20 मिनट में कर लो, लेकिन उसने टाइम फिक्स किया है। मतलब अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कर सकते हो। इसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि वो प्रश्न कितने अंक का है। इसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो ये निर्देश था जो कि हमने पढ़ के पूरा निर्देश आप लोगों को डिटेल में बता दिया, सभी निर्देश। इसके बाद देखो, प्रश्न पत्र यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं और जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को स्पष्ट पूरा दिखे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो, खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न है। उपखंड क, ठीक है, उपखंड क में आप लोगों के फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। पहला प्रश्न देखो क्या है कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। ठीक है, मतलब आपकी आंखें अगर बिल्कुल स्वस्थ है तो आप कितना दूर तक देख सकते हो? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के अनंत पे। तो मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अनंत तक। अगर आपकी आंखें स्वस्थ है तो आप अनंत दूरी तक देख सकते हो, जैसे हम लोग चंद्रमा और सूर्य को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ये वाला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस बार 100% बनेगा। ठीक है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है और इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर डैश बटे आर अनुपात का मान होगा। देखो, जब ये प्रश्न आ जाए, पूछा क्या है आपका, आर डैश बटे आर का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे बताओगे? बोला है कि कोई प्रतिरोध आर है, उसको कितने टुकड़ों में विभाजित किया जा रहा है? देखो, 4 टुकड़ों में। कितने? 4 टुकड़ों में। और किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो बस इसको आप स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। ठीक है, लेकिन इसको बटा में लिखना पड़ेगा आपको, 1/16। इसकी ट्रिक है, इसका मैं आप लोगों को सोल्यूशन बता देता हूँ। इसको अलग से मैं एक वीडियो लूंगा जिसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो बता दूंगा। हालांकि इसमें पेपर बता रहा हूँ तो आप लोग आंसर याद कर लो कि जब भी ये प्रश्न आए, ठीक है, और क्या है कि 4 टुकड़ों में विभाजित है और समांतर क्रम में संयोजित किया गया है और तुल्य प्रतिरोध आर डैश दिया हो, तो आर डैश बटे आर का अनुपात जब भी पूछेगा तो आपका 1/16 आएगा। लेकिन यही अनुपात अगर चेंज कर दे, आर को ऊपर कर दे और आर डैश को यहाँ पे नीचे कर दे, तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। तो याद रखना कि अनुपात किस रूप में पूछा है। ठीक है, तो उसी अनुपात में आपको आंसर देना है। अगर इस अनुपात में पूछेगा तो 1/16, इस अनुपात में पूछेगा तो 16 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों की, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, वो भी उत्तल दर्पण का।
और उसी के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर अगर वस्तु को हम रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे प्यारों? जो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 10 सेंटीमीटर दूर, वो भी दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो आपको डाउट हो रहे हैं मैं तो पेपर बता रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका आंसर कैसे आया तो मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को, कल बना दूंगा, न्यूमेरिकल का एक वीडियो बना दूंगा। उस न्यूमेरिकल में सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, फार्मूले सहित आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। कह रहा है कि अगर प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारे तो सबसे अधिक विचलन होगा बैगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का। मेरे प्यारों जो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का। ठीक है, तो जब भी पूछे कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का। ठीक है, याद रखना। पांचवा प्रश्न देखो क्या है, तो देखिए पांचवा प्रश्न है कि विद्युत जनित में रूपांतरण होता है। मेरे प्यारों जो विद्युत जनित में रूपांतरण जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत जनित में रूपांतरण होता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6 कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। तो मेरे प्यारों जो एक फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। तो आई यहाँ पे धारा कितना दिया है 2 एम्पियर और टी कितना समय दिया है 2 सेकेंड, तो 2 दूनी के 4 और आवेश है तो आवेश का मतलब कुलाम होता है, मतलब 4 कुलाम आवेश प्रवाहित होगा, मतलब कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, कि सघन या विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, कि दोनों माध्यम एक ही हो। ठीक है, तो मेरे प्यारों चीज इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न था कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो एक प्रकाश की किरण के लिए अगर अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। ठीक है, याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे खंड ख आएगा और खंड ख में आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। 8वां प्रश्न स्टार्ट होगा यहाँ से। ये रिएक्शन आप देख लो, कह रहा है कि दिए गए अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब दिए गए जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है इसमें कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन है कि वियोजन है कि विस्थापन। तो मेरे प्यारों जो ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया क्यों है कि देखो यहाँ से Fe2O3 मतलब फेरस ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्युमिनियम से कराया जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो एल्युमिनियम, देखो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, और Fe को अलग कर दिया, तो अलग करने का मतलब विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को उसके यौगिक में से उसको विस्थापित कर दे तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलो बात कर लेते हैं 9 प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है। तो उष्मा की कुचालक पारा, सोडियम, लोहा की सीसा। तो सीसा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो उष्मा की कुचालक होती है। तो सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। बताना है कि कीटोनी समूह किसमें उपस्थित है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो कीटोनी समूह ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपको समूह दिखाई दे रहा है यौगिक का, ये कीटोनी समूह यौगिक है। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन आता भी 2023 में भी आया था। इसमें बताना कि क्षारीय धातुएं कौन सी हैं, क्षारीय धातु इसमें से कौन सा है ये बताना है। सबको मालूम है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो तीनों दिखाई दे रहा है ये कौन सा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 12वां रासायनिक समीकरण। देखो ये समीकरण दिया है बेरियम क्लोराइड जो कि जलीय विलयन में है और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि जलीय विलयन में है। तो बेरियम सल्फेट बना रहा है यहाँ पे और यहाँ पे बना रहा है आप लोगों का HCl। कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों देखो इधर क्या होता है अभिकारक, इधर क्या होता है उत्पाद। जब भी उत्पाद में कोई चीज अगर ठोस रूप में आ जाए, जैसे यहाँ बेरियम सल्फेट ठोस है, तो जब भी उत्पाद में ठोस आ जाए वो हमेशा अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। इस बात को याद रख लेना। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ से उपखंड ग, उपखंड में बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे।
ठीक है। तो बायोलॉजी का प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। सबको मालूम कि किडनी जो है उत्सर्जन का काम करता है, ठीक है, उत्सर्जन का काम करता है। आगे है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधा। तो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उसके लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, की क्लोरोफिल, की सूर्य का प्रकाश, की उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी, चारों चीज चाहिए भैया उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? मतलब एनर्जी ऑफ मनी किसको कहा जाता है? सबको मालूम है एटीपी को कहा जाता है। किसको? एटीपी। ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। 16वां प्रश्न क्लियर। 17वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 17वां प्रश्न है कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक के नाम। तो चार्ल्स डार्विन, सबको मालूम है चार्ल्स डार्विन जो है वही जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक है। आगे बात कर लेते हैं। 18वां प्रश्न है कि पदार्थों में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम क्या होता है? जाइलम मतलब जल का वहन करता है। अगर फ्लोएम होता है तो भोजन का वहन करता, ठीक है। तो ये तो जानते हो, प्रश्न सिंपल है। आगे के निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गुण बीजों को प्रकट करता है? तो शुद्ध गुण अगर आ जाए तो दोनों कैपिटल होता है, जो कि आर से नोट होगा, मतलब कैपिटल आर आर, ठीक है। लास्ट प्रश्न बहुविकल्पीय देखो, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो श्वसन में, सांस लेने में हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हमने आप लोगों को आंसर बता दिया। यहाँ से आपके खंड ब स्टार्ट होंगे, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न में भी आपका उपखंड पहले क स्टार्ट होगा, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। पहला प्रश्न है कि एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। आपतन कोण तथा विचलन कोण को चित्र में दिखाइए। 4 नंबर के लिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी से इसको मार्क लगा लो, तैयार कर लेना, ठीक है। कि प्रिज्म से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसको चित्र द्वारा समझाना है, और चित्र में आपतन कोण को भी बताना है और विचलन कोण को भी दर्शाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगा, इसको तैयार कर लेना। दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश परावर्तन के नियम हैं, इन्हें रेखा चित्र द्वारा बनाइए। ये भी 4 नंबर के, कि प्रकाश का परावर्तन को आपको बताना है। ये तो अपवर्तन था, कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया, आइए प्रकाश का परावर्तन। तब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों तैयार होगा तो 8 नंबर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसके बाद है तीसरा, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क लगा लो आप लोग, कि 3 प्रतिरोध आर 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 दिया है, जैसे हम इसको R1 R2 R3 भी मान लेंगे, परस्पर क्रम में जुड़े हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो अब यहाँ पे परस्पर किस क्रम में जुड़े हैं, तो या तो आपको समांतर क्रम में बोल देगा, या तो आपको श्रेणी क्रम में बोल देगा, दोनों में कोई बोल सकता है। कि अगर 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनके लिए तुल्य प्रतिरोध R डैश का फार्मूला बताइए। या तो बोल देगा कि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनके लिए तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला बताइए। 4 नंबर के लिए फार्मूला नहीं बताया जाता, निगमन बताना है कि उस फार्मूला की उत्पत्ति कैसे हुई है। मैं आप लोगों को निगमन बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल इस बार 95 नंबर आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट में क्लियर होगा। इसको तैयार कर लेना, मैं तैयार खुद करा दूंगा आप लोगों को। चौथा है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है, और यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम से भिन्न है। और किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों। दक्षिण हस्त नियम जो अंगुष्ठ होता है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, इसको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। और देखिए फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम से कैसे अलग है तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम दोनों याद होना चाहिए। और इसके अगर ये नहीं आता है तो अथवा करके एक ऑप्शन दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। तो दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। 6 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलो 5वां प्रश्न देखते हैं। देखो 5वां प्रश्न स्टार्ट होने से पहले उपखंड ख आ गया। उपखंड में 5वां प्रश्न रहेगा, जो कि किससे रहेंगे? केमिस्ट्री से। देखो केमिस्ट्री के प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, जैसे पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। इसको आप लोगों को रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जल्दी से यहाँ पे नोट कर लेना। सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है यहाँ पे आपको H2SO4, यहाँ पे नोट करते चलो, मैं संतुलित करके बता रहा हूँ।
और प्लस क्या है यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NaOH। ठीक है, क्या बना रहा है जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं जलीय सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट क्या होता है यहाँ पे Na2SO4 होता है, और प्लस क्या बनाते हैं जल बनाते हैं, तो यहाँ पे H2O हो जाएगा। संतुलित करने की बात है तो यहाँ पे आप 2 लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे 2 लगा दो, तो यह जो है संतुलित हो जाएगा। ये ए पार्ट है, ठीक है। चलो बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी पार्ट मेरे प्यार बच्चों होगा यहाँ पे कि फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्मित करता है। ठीक है, तो इसका लिख लो यहाँ पे। दूसरा क्या है फास्फोरस क्लोरीन, तो इसका हो जाएगा पी फास्फोरस। ठीक है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है ना, तो Cl2 अभिक्रिया करके क्या बना रहा है यहाँ पे जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्मित करता है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। संतुलित करने के बाद है तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दो। क्लोरीन 5 है तो 5 लगा दीजिए, क्योंकि 5 दूनी के 10 क्लोरीन हो गया, यहाँ पे 5 दूनी के 10 हो गया। बात करें सी वाला कि जिंक और सिल्वर नाइट्रेट मिलकर जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाता है, तो ये तो सिंपल है। जिंक है तो जिंक Zn, और प्लस क्या है सिल्वर नाइट्रेट तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और क्या बनाते हैं भाई तो जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट मतलब Zn, और नाइट्रेट मतलब NO3 होल ट्वाइस। ठीक है, और प्लस क्या बनाते हैं सिल्वर, सिल्वर क्या होता है Ag। संतुलित करने के बाद है तो 2 यहाँ लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो, ये संतुलित हो गया। चलो जल्दी जल्दी नोट करो डी वाला। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। मैग्नीशियम मतलब क्या होता है आपका Mg, ठीक है, और हाइड्रोक्लोराइड मतलब HCl। ठीक है, और मिलके क्या बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब क्या होता है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और प्लस क्या बनाते हैं हाइड्रोजन H2। संतुलित करने की बात आए तो संतुलित कर लो, यहाँ पे 2 लगा दो, बस संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। चलो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, तो क्या होता है केवल रासायनिक समीकरण आप लोगों को लिखना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो खाने वाला सोडा को गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक अमोनिया क्लोराइड को गर्म करेंगे तो क्या होगा। ये दोनों प्रश्न 2-2 नंबर की 4 नंबर का तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब यहाँ पे आप लोगों को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ बोला है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पेज लेना पड़ेगा तभी होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पे खाली स्थान भरना है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, तो यहाँ पे क्या भराया जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपका कैल्शियम है और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है और यहाँ पे जल। तो देखो कैसे होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड भराया जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है तो कैसे लिखोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, पहला हल कर रहा हूँ यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस यहाँ भरा क्या जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तब जाके आपको कैल्शियम कार्बोनेट जो कि क्या होता है CaCO3, और प्लस जल है तो जल के लिए क्या होता है H2। ठीक है, संतुलित करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ये संतुलित है। बी वाला अगर बात करें तो बी है खाली स्थान छोड़ दिया है, सिल्वर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनाता है, तो यहाँ पे क्या भराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जिंक का बात हुआ है तो जिंक यहाँ पे होगा, तभी ना जिंक और सिल्वर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट मिलाएगा, तो यहाँ पे जिंक तो क्या हो जाएगा Zn, यहाँ पे क्या भरा जाएगा जिंक, तो Zn हमने भर दिया। और क्या है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 अभी हमने बताया था। और क्या बनाते हैं भाई एल्युमिनियम नहीं सॉरी जिंक नाइट्रेट मतलब ZnNO3 होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट, और प्लस क्या बनाता है सिल्वर मतलब Ag। संतुलित करें तो 2 यहाँ लगा दो और 2 यहाँ पे लगा दो। ठीक है, चलो सी वाला देखो क्या है एल्युमिनियम, यहाँ पे क्या भरेंगे कि एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम के साथ क्या, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भरा जाएगा आपका कॉपर क्लोराइड भरा जाएगा। ठीक है, कॉपर क्लोराइड यहाँ पे भरा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या भरा जाएगा कॉपर क्लोराइड, जो कि सूत्र क्या होता है CuCl2 होता है कॉपर क्लोराइड। इसको संतुलित कैसे करेंगे तो यहाँ सी वाला मैं लिखता हूँ, नोट कर लो। एल्युमिनियम था तो एल हमने लगा दिया, और प्लस एल्युमिनियम के बाद कॉपर क्लोराइड तो CuCl2 हमने लगा दिया। क्या बनाता है भाई एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब Al क्लोराइड Cl3, और प्लस क्या बनाता है कॉपर बनाता है, तो इसके लिए Cu हो जाएगा कॉपर। संतुलित की बात करें तो 3 यहाँ लगा दो और 2 यहाँ लगा दो, 3 यहाँ लगा दो 2 यहाँ, जल्दी जल्दी से नोट कर लो। ठीक है,
कि मैं पेपर बता रहा हूँ इसलिए मैं आप लोगों को ये सोल्यूशन बता देता हूँ, क्योंकि ढूंढने में आप लोगों को परेशानी होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ इसको। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट बनाता है, और यहाँ पे क्या बनाएगा, ठीक है, डी वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और इसका संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखोगे, तो क्या था यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जो कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड, फिर क्या था पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम K2SO4 पोटेशियम सल्फेट मिलके बनाता है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4, और हम यहाँ पे क्या होगा पोटेशियम क्लोराइड जो कि हमने बताया था आपको KCl। संतुलित करने की बात करें तो 2 यहाँ लगा दो, बस संतुलित हो जाएगा, ठीक है। डी वाला भी क्लियर हो गया। ई वाला देखो क्या है यहाँ पे, ई वाला है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर मैग्नीशियम क्लोरिक, तो यहाँ पे क्या भरा जाता है, हाइड्रोजन भरा जाएगा यहाँ पे। इसकी संतुलित अगर बात करें ई वाला, मैग्नीशियम मतलब Mg, हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, मिलके मैग्नीशियम क्लोरिक मतलब MgCl2, और प्लस हाइड्रोजन मतलब H2, ठीक है। 10 हो गया। तो यहाँ के मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो क्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा 2, बस क्लियर हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, क्लोरीन यहाँ पे 2, क्लोरीन यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद है लास्ट वाला, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अगर क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बिल्कुल हो जाएगा, हाइड्रोजन भरा जाएगा। तो क्या हो जाएगा H2 प्लस क्लोरीन का Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब HCl, बात करें यहाँ पे 2 लगा दो, संतुलित हो जाएगा। ये भी हो गया F वाला भी। चलो अगर ये नहीं, अगर देखो कितना था 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितने नंबर का, 6 नंबर का। अगर ये नहीं कर पाओगे तो अथवा करके और ऑप्शन दिया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, मतलब कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, भर्जन क्या होता है, तीनों बताओगे तो 6 नंबर मिल जाएगा, 2-2 नंबर के हिसाब से। तो भाई या तो ये कर लो या तो तुम इसका उत्तर दे दो तीनों का। देखो अब यहाँ से खंड ग स्टार्ट हुआ, प्रश्न नंबर 9, ठीक है। क्या है, परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए, समझात तथा समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। ये जो 10 प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों, इसको आप लोग एकदम तीनों प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। 6-6 नंबर के लिए प्रश्न आएंगे। इसके बाद 11वां प्रश्न देखो यहाँ पे, 11वां प्रश्न यहाँ पे है कि वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, कि वृक्क में किडनी में मूत्र निर्माण कैसे टॉयलेट बाहर आता है, पूरा सचित्र वर्णन करना। अगर ये नहीं प्रश्न आता है तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया हुआ है। अगर ये नहीं आता है तो मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट, दोनों में से कोई एक ही करना है, 6 नंबर के लिए प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को इस प्रश्न पत्र का सलूशन बता दिया, ठीक है। और यह पेपर अगर तैयार हो गया, पूरा फुली पेपर अगर तैयार कर लेते हो तो 80 से लेकर 85 नंबर क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।